डियर स्टूडेंट्स, नॉर्थ साउथ डायलॉग का अध्ययन करते समय ये देखा कि इस प्रकार जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थे वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ में न्यू वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर के तहत आपसी समझौतों के लिए और आपसी नई नीतियों के तहत नए बाज़ार और नई जो सेवा शर्तें थी उनको प्रारंभ करना चाह रहे थे। जब उत्तर दक्षिण संवाद प्रारंभ हुआ, धीरे धीरे ये स्पष्ट होने लगा कि जो दक्षिण के राष्ट्र हैं, दक्षिण गोलार्ध के जो राष्ट्र हैं, वो ऐसे विकासशील, अर्धविकसित और अविकसित राष्ट्र हैं जिनमें आपस में भी सहयोग की अपेक्षा है, सहयोग की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो चीन और भारत दुनिया के सबसे अधिक आबादी की घनत्व वाले क्षेत्र हैं। लगभग प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से देखा जाए तो दोनों ही क्षेत्रों में, दक्षिण गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध में जो अंतर है, आय का अंतर है, वो स्पष्ट है। मूलतः और 1990 के भी 1/3 से अधिक ऐसे राष्ट्र थे जो विकासशील राष्ट्रों की श्रेणी में आते थे और जिनका अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान था, जिसमें अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चीन, भारत, इंडोनेशिया, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और टर्की। मतलब इनका जो होम प्रोडक्शन था, जो सकल घरेलू उत्पाद था, वो अमेरिका के लगभग बराबर हो चुका था। तो कहने का आशय ये कि जो दक्षिण गोलार्ध के राष्ट्र थे वो भी अपनी आर्थिक विकास की जो उनकी गति थी उसमें कुल मिलाकर दक्षिण के विकसित राष्ट्रों के बराबर मिलकर आकर खड़े हो सकते थे। फलतः इस पृष्ठभूमि में ऐसे बहुत से सम्मेलन आयोजित किए गए जिनमें दक्षिण दक्षिण सहयोग को लेकर विकासशील राष्ट्रों में स्वयं में ही आपस में ही बाजार और आर्थिक नीतियों को लेकर सहयोग की अपेक्षा की गई। इनमें जो कुछ प्रमुख सम्मेलन हैं, 1968 में किया गया नई दिल्ली में अंगटंग सम्मेलन, 1970 का लुसाका सम्मेलन, 1974 का संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा का सम्मेलन जिसमें पहली बार न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर की बात की गई, नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की बात की गई। 1975 में लीमा में हुआ विदेश मंत्रियों का सम्मेलन, 1976 में कोलंबो निर्गुट सम्मेलन, 1979 में ग्रुप 77 का सम्मेलन। कहने का आशय ये कि जो एक शीत युद्ध के बाद की या मध्य की जो स्थिति थी शीत युद्ध के दौरान की, उस बीच में विकासशील राष्ट्रों ने, या जो थर्ड फ्रंट के हम मानते हैं अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों की दृष्टि से, राष्ट्रों ने आपसी सहयोग के लिए वार्ताएं करनी प्रारंभ की, जिसका प्रमुख उद्देश्य यही था कि किस प्रकार से संगठनात्मक स्तर पर इस तरीके के संगठन बनाए जाएं जो आपसी समस्याओं को द्विपक्षीय बहुपक्षीय वार्ता के द्वारा आर्थिक स्तर पर सुलझा सकें। इसके लिए विभिन्न संगठन बनाए गए, जिसमें महत्वपूर्ण एक गति के रूप में 1981 में जो 44 देशों का सम्मेलन हुआ जिसका उद्घाटन श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया, उसमें दक्षिण दक्षिण सहयोग के एक पुख्ता, जिसको कहते हैं आप सहयोग, वो एक इंडिकेशंस देखे जा सकते हैं कि जिससे कि जो उत्तर के धनी राष्ट्र हैं उस पर निर्भरता कम की जा सके। इस सम्मेलन में सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात जैसे जो अमीर देश थे वो भी आमंत्रित थे और उन्होंने इस दृष्टिकोण से उसमें भागीदारी की कि वे भी विकासशील राष्ट्रों का सहयोग करने के लिए स्वीकार करते हैं, स्थिति को स्वीकार करते हैं। उसके बाद में 1982 में भी 77 के मंच पर भी ये वाला सम्मेलन किया गया, बातचीत की गई और बाद में गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के सम्मेलन के स्तर पर भी 1986 में जब सम्मेलन हुआ और दक्षिण दक्षिण सहयोग की अपेक्षा की गई, तो रॉबर्ट मुगाबे ने स्पष्ट कहा कि दक्षिण दक्षिण सहयोग और सामूहिक आत्मनिर्भरता को अपनाए बिना अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों में सुधार लाना संभव नहीं है। अर्थात अगर अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संबंधों में सुधार लाना है तो दक्षिण दक्षिण के राष्ट्रों में आपस में सहयोग करके स्वयं को आर्थिक स्तर पर, आर्थिक उन्नति के स्तर पर इस प्रकार लाना पड़ेगा कि वो सामूहिक आत्मनिर्भरता के आधार पर विकसित राष्ट्रों पर अपनी बात रखने के में सक्षम हो पाए। फलतः ऐसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंच बने जिनमें अंगटंग सम्मेलन है, मेनली UNCTAD। इसका संयुक्त राष्ट्र संघ का व्यापार एवं आर्थिक रूप में हुए अधिवेशन में इसमें जो दरें तय की जा रही थी विदेशी व्यापार से संबंधित, उस पर समझौता किया गया
उसे गेट के नाम से जानते हैं, GATT, जनरल एग्रीमेंट एंड ट्रेड एंड टैरिफ। इसमें ही ट्रेड गैप को कम करने के संबंध में बातचीत हुई। और वस्तुतः अंगटांग ने जो दो महत्वपूर्ण योगदान दिए, एक तो उन्होंने जो न्यू ग्लोबल डील और न्यू ग्लोबल ऑर्डर था, उसका विषय अधिवेशन में रखा गया 2000 में बैंकॉक और थाईलैंड में जब ये सम्मेलन हुआ। तो मतलब आर्थिक विकास और खासकर विकासशील देश विकासों के प्रति जो राष्ट्रीय कार्य नीतियाँ थी, उसको वैश्विक जो नीतियाँ थी उसके साथ सामंजस्य बनाने के लिए प्रयोग किया गया। ग्रुप 77 की जिसमें लगभग 77 देश सम्मिलित थे, इसमें भी इसी प्रकार की समस्याओं को उठाया गया। और वित्त मंत्री और शिखर मंत्री सम्मेलन में जो हुए, उसमें भी इस प्रकार के मुद्दों को उठाया गया कि जिससे शस्त्र नियंत्रण विधि, आणविक ऊर्जा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जैसे मुद्दों पर विकासशील राष्ट्र आपस में सहमति निर्मित कर पाए। 2000 में भी जब ग्रुप 77 का सम्मेलन हुआ तो ये आग्रह किया गया कि ऐसे कदम उठाए जाएं कि जिससे जो भी परस्पर साझेदारी है, लाभ है और राष्ट्रीय जो हित है, उनकी जो अस्तित्व है, पृथक अस्तित्व, स्वतंत्रता है, उसका भी सामंजस्य बिठाया जा सके। उसके बाद में हम देखते हैं कि नैम के शिखर सम्मेलन हुए, विदेश मंत्रियों के सम्मेलन हुए हरारे में, जहां उत्तर दक्षिण संवाद के स्थान पर दक्षिण दक्षिण संवाद और परस्पर सहयोग की बात की गई। उसके बाद में जितने भी सम्मेलन हुए नैम के, उसमें सभी में दक्षिण दक्षिण सहयोग के विषय को प्रमुखता से उठाया जाने लगा। वस्तुतः गुटनिरपेक्ष एक ऐसा मंच था जिसमें तेल निर्यातक राष्ट्र भी थे और प्राकृतिक रूप से संपन्न संसाधनों वाले राष्ट्र भी थे। ऐसे राष्ट्र भी थे जो विज्ञान और टेक्नोलॉजी की दृष्टि से उन्नत थे, भारत, सिंगापुर को हम सम्मिलित कर सकते हैं, और पूंजी संपन्न राष्ट्र भी थे। कहने का आशय है कि दक्षिण दक्षिण के राष्ट्रों में भी इतने भांति भांति के राष्ट्रों की सहभागिता थी जो न किसी रूप में किसी एक विशिष्टता के साथ में उस सम्मेलन को या उस भागीदारी को जो दक्षिण दक्षिण राष्ट्रों के बीच में होनी थी उसको समृद्ध कर रहे थे। G15 का सम्मेलन भी इसके अंतर्गत ही लिया जाता है। G15 में मूलतः अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, मिस्र, जमैका, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, मैक्सिको, नाइजीरिया, पेरू, सेनेगल, वेनेजुएला, यूगोस्लाविया और जिम्बाब्वे सम्मिलित हैं। इनका भी वही था कि किसी भी तरीके से जो साप्टा है, जो साउथ एशिया के मंच पर, साउथ एशियन एसोसिएशन के मंच पर की जा रही है, उसका लाभ आपस में सब राष्ट्रों में मिल सके या बांट सके। वस्तुतः दक्षिण दक्षिण सहयोग की दिशा में जो कुआलालंपुर में शिखर सम्मेलन हुआ, उसको इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है कि इसमें कुछ विशेष परियोजनाएं प्रारंभ की गई, जिनमें भारत की भी 2 परियोजनाओं का संयोजन था। दक्षिण विनिमय व्यापार तथा तकनीकी आंकड़ा विनिमय केंद्र परियोजना की स्थापना की गई। और जो दूसरा इसमें प्रयास किया गया वो विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में किया गया, जिसमें क्षेत्रीय नेटवर्क को तैयार करने के लिए, क्षेत्रीय नेटवर्क बनाने के लिए उसको महत्वपूर्ण माना गया। व्यापार और विदेश नीति से संबंधित उदारीकरण, उसके सरलीकरण, संवर्धन और प्रौद्योगिकी के ट्रांसफर्स को लेकर आपस में बातचीत होनी प्रारंभ हुई। और ये बातचीत निरंतर चल रही है और आज हम देख रहे हैं कि लगभग हम मानते हैं कि 30 साल की हमारी इस यात्रा में जो दक्षिण दक्षिण का सहयोग है, दक्षिण आर्थिक दृष्टि से एक बहुत सशक्त क्षेत्र बनकर उभर रहा है। दक्षिण आयोग की स्थापना भी इसी उद्देश्य से की गई थी हरारे निर्गुट शिखर सम्मेलन में, कि जिससे इसके मूल समस्याओं को, जो वित्तीय समस्याएं, जो वित्तीय संस्थाएं थी, उनसे संबंधित तीसरे राष्ट्रों का जो दृष्टिकोण है उसको स्पष्ट किया जा सके। आसियान मेनली इस बात को स्पष्ट करता है कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, कि साउथ ईस्ट से मतलब विकासशील राष्ट्रों में भी जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस एवं कंबोडिया जैसे देश सम्मिलित हैं। अब जो दक्षिण पूर्वी एशिया के राज्य थे, उनकी कुछ समस्याएं आपस में कहते हैं कि समान है, जबकि जो दक्षिण एशिया के हैं उनके अलग है। मतलब दक्षिण पूर्व का और
सिर्फ दक्षिण एशिया का, दोनों की थोड़ी सी जो संरचनाएं हैं, भौगोलिक स्थिति है, आर्थिक संसाधन है, टेक्नोलॉजी की दृष्टि से जो भिन्नता है वो अलग है। इसलिए फिर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के रूप में सार्क का योगदान हमें देखने को मिलता है, जिसमें सार्क में साप्टा को स्वीकृति दी गई, साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रीटी एसोसिएशन, और इसमें ये स्पष्ट किया गया कि दक्षिण एशियाई विकास निधि के नाम से इस क्षेत्र में आर्थिक सहयोग की उम्मीद की जा सकती है, उसको बढ़ाया जा सकता है। हिंद तक्षेत्र के रूप में हम देखते हैं कि हिंद महासागर के वो राष्ट्र भारत के अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, सिंगापुर, ओमान, यमन, तंजानिया, केनिया, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, सेशल्स और बांग्लादेश, ये समस्त राष्ट्र भी इसमें सम्मिलित थे। अर्थात जो विकासशील राष्ट्रों में छोटे से छोटा राष्ट्र भी है किसी भी दृष्टि से वो, और जो बड़े से बड़ा भी राष्ट्र है दक्षिण गोलार्ध का, वो इस विकासशील राष्ट्रों के सहयोग की प्रक्रिया में एक दूसरे के करीब आने लग गया। बिम्स्टेक का शिखर सम्मेलन जो 2004 में हुआ, 2005 में हुआ, 2014 में हुआ, उससे भी निरंतर दक्षिण दक्षिण सहयोग को बढ़ाने का कार्य किया, और पार्टनरशिप फॉर हार्मनी एंड प्रॉस्पेरिटी पर शिखर सम्मेलन की थीम रख के स्पष्ट किया कि दक्षिण दक्षिण सहयोग के द्वारा समानता के आधार पर आर्थिक विकास की गति को बढ़ाया जा सकता है। इब्सा का महत्वपूर्ण रोल माना जाता है इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीकन एसोसिएशन का, और इसके अंतर्गत वही मूल दावेदारी कि हम पहली बार इस प्रकार का सम्मेलन कर रहे हैं जिसमें 3 भिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि एक साथ एक मंच पर आकर दक्षिण दक्षिण सहयोग के जो प्रयास है उसको बल दे रहे हैं, और इसी में जो सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट है उसकी दावेदारी भी प्रस्तुत करने के लिए एक विचार सहमति बनी, और इब्सा ने 3 भिन्न क्षेत्रों के इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका के सहयोग को पुष्ट किया। दिसंबर 9 में दक्षिण दक्षिण सहयोग पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन हुआ, जिसने इस बात को किया कि सामूहिक हित के द्वारा ही आर्थिक विकास को प्राप्त किया जा सकता है। वस्तुतः दक्षिण दक्षिण सहयोग का जो प्रयास है उसके साथ में कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हुई थी, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हुई थी उसमें ही भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध, वियतनाम कंपूचिया संघर्ष, ईरान इराक युद्ध, इथोपिया सोमालिया संघर्ष, कुवैत पर इराकी आक्रमण, उसके कारण ये जो साउथ साउथ डायलॉग था या बीच बीच में थोड़ा सा विच्छिन्न होने लगा, इसकी गति थम सी गई। लेकिन फिर दक्षिण दक्षिण सहयोग ने इन सारी स्थितियों से उभर कर इस प्रयास को की, और आज दक्षिण दक्षिण सहयोग के साथ दक्षिण गोलार्ध के समस्त विकसित विकासशील जो राष्ट्र है विकसित राष्ट्रों की ओर बढ़ने की अग्रसर है।